मोहन जी, संघर्ष की आपने बात की और आपकी बात यहाँ काटना चाहूँगा। डोगरी ज़बान के लिए आपने पूरी उम्र जो है वो संघर्ष किया, ख़ासकर 8th शेड्यूल में डोगरी को लाने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी गई, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है? अभी जी। अब कितनी है? मैं 67 का हूँ, 67। तो 67 साल की उम्र में अगर हम देखें तो ये जो डोगरी के साथ ये जो आपका पैशन था, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और वो किताबें भी जो हैं वो डोगरी में आपने लिखी हैं। अक्सर बेशतर हमने देखा है, आप जहाँ भी जाते हैं आप कोशिश करते हैं कि डोगरी ज़बान को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो डोगरी के साथ लगाव था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो एक बात वो लेके चलते कि डोगरी को 8th शेड्यूल में होना चाहिए जी। कैसे होगी, क्या करेंगे, क्या मतलब हर महफिल में यही डिस्कस होता, लेकिन उसकी आगे की पॉलिसी कोई तय नहीं करता। मोहन जी, ये जो संघर्ष आपका रहा डोगरी का, क्या आपको लगता है कि पिछले कई वर्षों से जो संघर्ष आपने किया, आज वो फल आपको मिल चुका है जिसके लिए आपने संघर्ष किया? दूसरा ये जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी डोगरी, क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं जो हमारे ऊपर भारी पड़ रही हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? देखिए, पहली बात तो आपने जो किया कि जिसके लिए संघर्ष किया 8th शेड्यूल के लिए वो मिला जी। 2003 में हमें, और आज हम बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि हमारी भाषा संविधान में है, और संविधान में भाषा है मतलब हमारी भाषा भी बाकी दूसरी भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है जी। और उसे हमारी सरकार मान्यता दे रही है। लेकिन हुआ उल्टा, वो तो आ गया, उससे उसके साथ जुड़े हुए सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस में आ गए दूसरी तरह से। उन्होंने अपने घरों के द्वार डोगरी के लिए एक हिसाब से बंद कर लिए, जो अब हम उनके द्वार खटखटा रहे हैं, भाई ये डोगरी आपकी ही भाषा है। मोहन जी, ये लेखक का जीवन जो होता है ये संघर्षों से भरा होता है और आपको देखकर भी लगता है कि आपने भी बहुत संघर्ष किया है। तो जाहिर सी बात है, इसी संघर्ष की वजह से हम देख रहे हैं कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो लुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और इस तरफ जो है वो बहुत कम लोग जो हैं आप जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो चुकी है जो इसे एक व्यवसाय समझ के इसका दोहन करना चाहते हैं, इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं, जबकि होता उल्टा है। ये ऐसा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है कि जिससे आपको फायदा चाहे ना हो लेकिन लोगों को होना चाहिए। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। 26 जनवरी के मौके पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है वो बहुत सारे अवार्ड्स की घोषणा की गई, और ऐसे में जम्मू कश्मीर से मोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एजुकेशन और लिटरेचर के लिए जो है वो पद्मश्री से जो है नवाजा गया है। हमारे साथ प्रोग्राम में मोहन सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। मोहन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत मुबारक है और स्वागत है आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे आए, आपका स्वागत है। मोहन जी, लेखक भी हैं आप, एक्टर भी हैं, लेकिन मैं आपकी शुरुआती ज़िंदगी से थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि कैसा रहा है आपका ये सफ़र, आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग और फिर ये पद्मश्री तक का सफ़र। देखिए, मैं बिल्कुल एक दरमियानी जो दर्जे के जो परिवार होते हैं उनमें मध्यवर्गीय परिवार, निम्न वर्ग मध्यवर्गीय परिवार, उनमें मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी भी पहले फौज में थे, यहाँ वो रसाला हुआ करता था महाराजा के समय में, दादा भी वहाँ थे। लेकिन एक समय आया कि पिताजी कहते हैं, सुनाते हैं कि 6-6.5 साल सर्विस करने के बाद उन्होंने छोड़ दी। जी। छोड़ दी तो एक कारण था कि उनका प्रमोशन जो था ड्यू था, लेकिन उनको ना देके
किसी और को दे दिया गया, जिसके प्रोटेस्ट में उन्होंने गुहार लगाई और उन्होंने कर्नल साहब ने कहा कि अरे क्या है तू, इतना इन वाला है तो छोड़ दे। उन्होंने छोड़ दी और फिर वो दर दर भटके। उनका खाना जो है रोटी के लिए क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ये पथरीली ज़मीनें हैं, बंजर ज़मीनें हैं, यहाँ अनाज नहीं होता जी। तो नौकरी जब नहीं रही छोड़ दी, लेकिन झुके नहीं। मुझे लगता है कि मेरा बचपन तो जो बीता है वो गांव में, दूर दराज के जो गांव हैं हमारे, उनमें बीता है, डिफरेंट गांव में। और यही कारण है कि जो एक भाषा आप जानते हैं, डोगरी हो, कोई भी भाषा हो, उसमें थोड़ा थोड़ा जो अपने इलाकाई अंतर होता है। नवा शहर वाले जो बोलते हैं वो कठुआ वाले नहीं बोलते, जो कठुआ वाले बोलते हैं वो उधमपुर वाले नहीं बोलते, अखनूर वाले नहीं बोलते। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं क्योंकि डिफरेंट गांव में रहा हूं, इसलिए मुझे उस स्लैंग से भी जानकारी थी, दूसरी से भी, तीसरी से भी। मतलब मैं अखनूर वाले फलां चीज़ को ये बोलते हैं, तो मुझे वो पकड़ में आ जाती थी बात। तो मुझे लगता है कि वो मेरा गांव में बचपन जो बीतना था वो मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात थी। और जब शहर में आए, स्कूलिंग जैसे आपने कहा, तब इस तरह के फैशन थे नहीं। सरकारी स्कूल थे और हमारी पहुंच भी इतनी नहीं थी कि सरकारी स्कूल को छोड़ के कहीं और जो बड़े पैसे वैसे वाले स्कूल हों वहाँ कोई हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन दिलवाते। तब वैसे था भी नहीं, वैसा इतना चलन नहीं था, तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। मुझे लगता है कि जो बेस्ट माहौल है बचपन में जो मिलता है, वो जितना अच्छा माहौल सरकारी स्कूलों में मिल सकता था, मिलता, अब नहीं मिलता, अब है ही नहीं, वो सारा बिगड़ गया ढांचा, वो कहीं नहीं मिल सकता। जो अपनापन, टीचर हैं वो भी अपनेपन से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने पन से बात करते हैं। हम जानते थे कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है, बड़ा है छोटा है, वो सब जो 8वीं वाला, 6ठी वाला, 10वीं वाला, सबको पता है ये हमारे स्कूल का है। और कहीं बाहर कोई ऐसी बात हो जाती थी तो वो सीनियर लोग उनके पक्ष में आके खड़े हो जाते थे कि तू कौन है भाई, ये हमारे स्कूल का बच्चा है, तू कौन है, जैसे छेड़ने वाला, करने वाला। तो इस तरह का जो माहौल मिला, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बढ़िया माहौल था। लेकिन ये शायरी और एक्टिंग की लत मुझे बहुत पहले से लग गई जी। घर वाले शायद इसके हक में नहीं थे वो सोचते थे कि ये लड़का हाथ से गया बिगड़ गया। हाँ, वो झोला उन्होंने देखा होगा ना जब आपने वो झोला उठाया होगा तो बस वो कि नहीं, ये कोई काम का आदमी नहीं रहा। ये थोड़ी देर उन्होंने बर्दाश्त किया कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगा, कोई लाइन पे लगेगा। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, तो फिर थोड़ा तलखी भी कई बार हो जाती है। पेरेंट्स जो सोचते हैं उन पे आप पूरे नहीं उतरते, तो उनका तल्ख होना भी जायज़ है। वो सोचते हैं कि ये बिगड़ गया तो इसका आगे क्या होगा, मतलब फ्यूचर इसका बर्बाद हो गया। तो गाना बजाना या कविता या नाटक हमारे वैसे भी डोगरा परिवारों में इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लेते, या ये भांडों का काम है, ये है बहुत तो मैं अपने घर में भांड पैदा हो गया। और उस समय वो फैशन भी, अब भी आप देख रहे हैं थोड़े वाल, तो वो कई बार मुझे डांट भी किया करते हैं कि तू रासदारिया है जी रासदारियों जैसे बाल बढ़ा रखे, ये क्या करता है। लेकिन एक समय आया जब उन्हें लगा कि नहीं, कोई इतनी बुरी लाइन पे भी ये नहीं है, ठीक ही है। जब थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे या लोग उन्हें कहने लगे कि आज आपका बेटा, मैंने उसको ये सुना जैसे ऐसे किया, तब मेरे पेरेंट्स जो थे, खास करके मेरे फादर साहब, उनको लगा कि नहीं, इतना बुरी भी लाइन नहीं है इसकी, ठीक ही है। और ख़ास करके जब मुझे अवार्ड मिला, मुझे 91 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, तो तब मेरे फादर साहब ने मुझे पूछा, भाई सुना तुम्हें कोई अवार्ड मिल गया? हाँ मिल गया। तो उन्हें लगा कि नहीं ठीक ही है, पता नहीं। तो मेन बात यह है कि
पूरा संघर्षमयी जीवन रहा है हर लिहाज से, और फिर इस लाइन में आके भी वही अपनाया। मोहन जी, संघर्ष की आपने बात की और आपकी बात यहाँ काटना चाहूँगा। डोगरी ज़बान के लिए आपने पूरी उम्र जो है वो संघर्ष किया, खासकर 8 शेड्यूल में डोगरी को लाने के लिए जो एक मुहिम छिड़ी गई, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है? अभी जी, अब कितनी है? मैं 67 का हूँ, 67। तो 67 साल की उम्र में अगर हम देखें तो ये जो डोगरी के साथ ये जो आपका पैशन था, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और वो किताबें भी जो हैं वो डोगरी में आपने लिखी हैं। अक्सर बेशतर हमने देखा है, आप जहाँ भी जाते हैं आप कोशिश करते हैं कि डोगरी ज़बान को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो डोगरी के साथ लगाव था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये तो अब ये बातें होती हैं। अब हम अपने बच्चों के साथ या जो थर्ड जनरेशन है हमारी, उनके साथ उनको कहना पड़ता है कि भाई डोगरी में बोलो। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। हम बिल्कुल अपने आप जो बोल रहे थे वो डोगरी ही बोल रहे थे। कभी कभार हम डोगरी छोड़ के दूसरी भाषा बोलते तो तब हमें टोका जाता था कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुम कहाँ से आए हो, बाहर से हो कहीं। तो इसलिए वो स्वाभाविक था कि डोगरी के साथ मेरा लगाव होना। मेरी माँ सियालकोट एरिया से रही हैं, ये शकरगढ़ तहसील से जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं उनके सामने कुछ नहीं, जो वो डोगरी का उनका अपना एक एक्सेंट था, जो उनके साथ उनके पास मुहावरा था, इडियम। मेरी मौसी और माँ ये जब दोनों इकट्ठी बैठ जाती तो समझो कि फिर बाकी महफिल सारी इनकी। तो ये लगाव होना एक बहुत स्वाभाविक सी बात थी। और मेरे साथ मेरे जो सीनियर जो लोग मिले वो भी वैसे ही मिले। केहरी सिंह मधुकर जी, डोगरी के इतने बड़े शायर, मैं समझता हूँ कि सिर्फ डोगरी के नहीं, उनको उनकी कविताओं को इंटरनेशनल लेवल पे आप रख सकते हैं कि ये है पोइट। तो उनके साथ जब मिलना हुआ, उनका मतलब शिष्य होने का मौका मिला, तो मैं तो गदगद हो गया। उनके साथ वेदपाल दीप जी मिले, पद्मा जी मिले, इतने सारे लोग मिले। और डोगरी का तब एक बात और थी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो डोगरी के में काम कर रहे थे, बहुत काम किया है उन्होंने और उनसे हमने बहुत सीखा है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी महफिल में हम बैठते तो एक बात वो लेके चलते कि डोगरी को इस शेड्यूल में होना चाहिए जी। कैसे होगी, क्या करेंगे, क्या मतलब हर महफिल में यही डिस्कस होता, लेकिन उसकी आगे की पॉलिसी कोई तय नहीं करता। तो हम सोचते कि यार ये हर बार डिस्कस करते हैं, काम क्यों नहीं करते, आगे इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते। तो पहला इनिशिएटिव जो था वो हमारे जो दोस्त थे सभी लोग, उस समय बात चल रही थी हायर सेकेंडरीज पे डोगरी को पढ़ाने की। जी। ये बात है 90 के आसपास की। तो डोगरी एमए खुल चुकी थी, क्लासेस वो पढ़ के लोग आ रहे थे, एमए पीएचडी कर रहे थे। लेकिन हायर सेकेंडरी में उनको था, वो कह रहे थे कि इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, लेकिन ले नहीं रहे थे, पोस्टें नहीं दे रहे थे। तो तब हमने सब लोगों से मिलके बात करके, एक हमारे उनका नाम है यश चंडोत्रा, वो पोस्ट ग्रेजुएट होके निकले थे लेकिन बेकार थे, वो कहते थे मैं मर जाऊंगा। तो हम सब दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा यार मरना ही है तो किसी काज के लिए मरो, ऐसे क्यों मरोगे कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही और तुम मर जाओगे। कहता क्या करूं बताओ, मैं ये कहा। हमने सारा किया कि हम बाकायदा एक एजुटेशन करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। और वो डोगरी के लेखक पहली बार सड़क पे आए अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इनिशिएटिव हमारा था। और रामनाथ शास्त्री जैसे लोग उस वहाँ आए, मधुकर तो आए ही, वेदपाल जी दीप जैसे लोग थे, उनकी कमांड में हमने वो सारा किया, उनको कन्वीनर बनाया। वो आए और दीनूपाई पंत, दूसरे जितने भी सीनियर थे वो आए,
डिपकम के बाहर धरना हुआ, वहाँ बैठे और अल्टीमेटली गवर्नर तब जगमोहन जी थे, उन्होंने हमें 4 आदमी को बुलाया, नरसिंह देव जवाल, नीलंबर देव शर्मा, मैं था और वेदपाल दीप श्रीनगर में, और बैठ के हमारा जो समझौता हुआ वो टेबल पे बैठ के, हाँ अभी देंगे आपको पोस्ट में। तो सारी बातें अपने आप सामने आ गई कि आप किसी उसके लिए संघर्ष करेंगे ही नहीं, कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो क्यों देगा कोई आपको जी। ये बुनियाद थी। और उससे पहले भी दूसरी बुनियाद ये थी कि हम नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, जिसने हमें सिखाया ये सारा। नुक्कड़ नाटक लोगों के बीच जाके करना होता है। तो 86 में हमने शुरू किया कि हम यार ये बातें तो करते हैं, लेकिन लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे। हम सुनते थे कि दीनूभाई पंत जी ने एक नाटक लिखा सरपंच, और कम से कम 100 जगह जाके खेला, 100 परफॉर्मेंस उन्होंने की। तो हम सोचते थे कि यार हम नाटक करते हैं, यहाँ एक शो बड़ी मुश्किल से होता है और लोग आते हैं हम पे वो एहसान जताने के लिए कि भाई आपका नाटक था तो आपने कहा चलो हम आ गए हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई। इतनी तैयारी करते हैं, 2 महीने 3 महीने लगा के, और 400-500 आदमी देख के चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। हम लोगों के बीच क्यों नहीं जा रहे। तो ये जब हमने सोचा तो 86 में नुक्कड़ नाटक शुरू किए, गांव-गांव में खेले। और यकीन मानिए 3-4 नाटक तो हमारे ऐसे हैं जिनकी कम से कम 800-900 परफॉर्मेंस कम से कम की है, और लोगों में जागृति पैदा की। उसके बाद ये एजिटेशन की। तो डोगरी के साथ इस तरह से बात चल पड़ी कि नहीं, हम अलग नहीं हैं। जैसे एक गाना भी है ना, 2 जिस्म मगर एक जान है हम। इस तरह की बात हो गई। तो एक पैशन की बात है, जब चल पड़ती है तो चल पड़ती है। मोहन जी, ये जो संघर्ष आपका रहा डोगरी का, क्या आपको लगता है कि पिछले कई वर्षों से जो संघर्ष आपने किया, आज वो फल आपको मिल चुका है जिसके लिए आपने संघर्ष किया? दूसरा ये जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी डोगरी, क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं जो हमारे ऊपर भारी पड़ रही हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? देखिए, पहली बात तो आपने जो किया कि जिसके लिए संघर्ष किया 8 शेड्यूल के लिए वो मिला जी 2003 में हमें। और आज हम बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि हमारी भाषा संविधान में है। और संविधान में भाषा है, मतलब हमारी भाषा भी बाकी दूसरी भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है जी। और उसे हमारी सरकार मान्यता दे रही है। शायद उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में भी उसे एक राज्य भाषा का दर्जा मिला। ये बात तो साफ है, स्पष्ट है कि संघर्ष किया और 12 साल संघर्ष के बाद ये बात हमें मिली कि 8 शेड्यूल हो गया। लेकिन उसके साथ दूसरी बातें जो जुड़ी हुई हैं, जैसे आपने कहा, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं कि हुआ क्या, आखिर हम क्या किस तरफ जा रहे थे, किस तरफ जा रहे थे और हो क्या रहा है। जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। इसमें कोई बनाव या छुपाने की बात नहीं है। हमने चाहा था कि 8 शेड्यूल में डोगरी आएगी तो घर घर हमारे जो दूर दराज के भी जो लोग हैं वो भी अपने आप पे फख्र करेंगे कि हमारी भाषा जो है वो संविधान में है, हम डोगरे हैं, हमारी भाषा डोगरी है। लेकिन हुआ उल्टा, वो तो आ गया, उससे उसके साथ जुड़े हुए सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस में आ गए दूसरी तरह से। उन्होंने अपने घरों के द्वार डोगरी के लिए एक हिसाब से बंद कर लिए। जो अब हम उनके द्वार खटखटा रहे हैं, भाई ये डोगरी आपकी ही भाषा है, इसे अंदर आने दीजिए, इसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं। ये त्रासदी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। हो सकता है दूसरी भाषाओं के लिए भी हो, लेकिन डोगरी के लिए ये त्रासदी बन गई है कि हमारे अपने घरों में, खास करके शहर से हम बहुत बचपन में जब फिल्म का वो हम भूत सवार था, तो कोई भी फैशन, राजेश खन्ना ने यहाँ पॉकेट बनवा रखे हैं कमीज के यहाँ, तो हमें भी बनवाने हैं। तो फैशन फिल्म से आता था, फिल्म से बड़े शहरों में, बड़े शहरों से छोटे शहरों में, छोटे शहरों में फिर गाँव में। ये फैशन भी शहरों से निकला है।
और बड़ी तेजी से गांव में फैल रहा है, बड़ी तेजी से, कि अपने बच्चे के साथ, बच्चा जो पैदा होता है उसकी कोई भाषा नहीं होती, जो आप बोलेंगे वो सीखेगा जी। लेकिन उसके साथ वो बच्चा कोई भाषा नहीं बोल रहा है, वो हूँ हाँ भी नहीं अभी कर रहा है, तो उसके साथ भी जब आप अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे हम समझें कि हम अपने आप पे प्राइड कर रहे हैं। ये थोड़ा इन्फ्लुएंस जो, और ये इन्फ्लुएंस एक इनका कारण एक और भी है, मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन को उन्होंने संभाल लिया धनवान लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने सोचा कि ये भी एक सेक्टर है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन्वेस्ट करना है तो फिर अपनी शर्तों पे उनको, ऐसा ना हो कि वो हमारे इन्फ्लुएंस से कहीं, हमारे कल्चर से कहीं छूट जाएं, उन पे उन्होंने दबाव डाले पेरेंट्स पे। और हमारे जो लोग हैं वो भोले लोग हैं, वो दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि पैसा भाई आपका, आपके पैसे से उनकी बिल्डिंग बन रही है, आपके पैसे से उनकी गाड़ी चल रही है, आपके पैसे से उनका परिवार चल रहा है, तो आप उनकी शर्तें मानने की बजाय अपनी शर्तें मनवाओ ना, कि हमें हमारे बच्चे को ये फैसिलिटी चाहिए भाई, ये करेगा। आप उनसे इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं, डर के आ जाते हैं। ये हमारे लोगों की कमजोरी है। मोहन जी, ये लेखक का जीवन जो होता है ये संघर्षों से भरा होता है जी। और आपको देखकर भी लगता है कि आपने भी बहुत संघर्ष किया है। तो जाहिर सी बात है, इसी संघर्ष की वजह से हम देख रहे हैं कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो लुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और इस तरफ जो है वो बहुत कम लोग जो हैं आप जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं आपकी बात पार्शली मानता हूँ पूरी नहीं, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये बात है कि इस लेखकीय क्रम में भी कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो चुकी है जो इसे एक व्यवसाय समझ के इसका दोहन करना चाहते हैं, इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं, जबकि होता उल्टा है। ये ऐसा पैशन है, प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है कि जिससे आपको फायदा चाहे ना हो लेकिन लोगों को होना चाहिए। लेखक आप क्यों हैं? क्या आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं तो फिर लेखक ही क्यों हैं? कुछ और हो जाइए। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप बड़े कोई जो एड एजेंसी आपकी हो सकती है, वो आप बड़े बड़े पोस्टर लगवाइए, करिए। इसमें ये पैशन है। और जितने भी लोग इसे, जो जिनके अंदर से बात, वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि इश्क को दिल में दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। ठीक। तो कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि जो हाईली क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स हैं, वो भी समझते हैं कि हम तो अब हमने पीएचडी कर ली है तो हम तो लिख सकते हैं। अरे भाई ठीक है, लिखिए, अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, लेकिन पीएचडी नहीं लिखवाती। कबीर ने कौन सी पीएचडी की थी? आज भी हम कबीर को कबीर पे पीएचडी हो रही है, और वो लेखक थे, संत थे, लेखक थे। आज जो लेखक जिसे कहना चाहिए कि वो अपने दो तरह के होते हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा, एक होते हैं दरबारी जी, और एक होते हैं वो जो लोगों में चलने वाले, अवाम की बात करने वालों में कमी आई है, ये मैं मानता हूँ। दरबारी कवियों की जो आमद है वो ज़्यादा हुई है, लेकिन ये सारा वक्ती माहौल होता है। दरबारी अकबर के समय में कौन कौन से दरबारी कवि थे हमें क्या पता है? और दूसरे, लेकिन कबीर के जब लिख रहे थे तो उनका सुल्तान कौन थे, राजा कौन थे, हमें कहाँ पता है, लेकिन कबीर का पता है। इसलिए जो अवाम के साथ जुड़ा रहेगा, अवाम की बात करेगा, संघर्ष से ही कविता निकलती है। कविता की आमद जो है वो सुविधाओं में नहीं होती कि आप 5 स्टार में बैठे हैं तो कविता लिख रहे हैं। फिल्म के लिए गीत लिख सकते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म के गीत भी सुनिए, शाहिर को सुनिए, अपनी शर्तों पे लिखा उसने। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, कौन लिखेगा दूसरा? तो इसलिए दरबारी जो साहित्य है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है,
और थोड़ी बहुत उनकी जो है वो दाल रोटी चल जाती है, चलाए, वो भी चलाए, ऐसा भी होता है, चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग जो सीरियसली इस फील्ड में आ रहे हैं, नए भी, बाकायदगी से उनको आप देखेंगे उनमें पैशन है, उनमें पैशन की कमी बिल्कुल नहीं है। और क्या बात है, देख के अपने आप पे भी कुछ संतोष भी होता है और फख्र भी होता है कि नए पौध भी इस तरह से आ रही है और बहुत बड़े अच्छे लिखने वाले लोग आ रहे हैं। मोहन जी, बिल्कुल आखिर में जाहिर सी बात है, बहुत सारी दुनिया हमारे इस प्रोग्राम को देख रही होगी और उसमें खासकर डोगरी लिखने और बोलने वाले लोग भी होंगे। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आपको ये जो पद्मश्री मिला है, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, और दूसरा आम जनता के लिए, यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप में बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे पद्मश्री के लिए चुना गया। पद्मश्री हमारे देश का बहुत बड़ा सम्मान है। जी। और मेरे जैसे लोग को, जो सड़क का आदमी है, जिसने कभी मतलब ज़्यादा अरसा सड़क पे गुजारा है, धरने देते हुए, नाटक करते हुए, ये करते हुए, ऐसे आदमी की तरफ नज़र गई है। मैं तो सचमुच में उनका बहुत आभारी हूँ, जो भी इस चयन प्रक्रिया में थे, उनका भी, जिन्होंने मेरे नॉमिनेशन फाइल की, उनका भी मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया, कोई ना कोई तो मेरे हितचिंतक थे ना जिन्होंने किया, और उसके बाद ऐसा हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों का, और अपने आप में फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी, मेरे इस पूरे संघर्ष को किसी ने रिकॉग्नाइज़ किया है। संघर्ष अब भी चल रहा है। और मैं दूसरी बात जो आपने कही कि लोगों के साथ, मैं लोगों से, अपने लोग हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत प्यार करते हैं मुझे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, कि काम जो भी करो, ये नहीं है कि आपने यही करना है, जो भी करो निष्ठा से करो, ईमानदारी से करो, और उसे बिल्कुल अपना समझ के, पैशन समझ के करो, तो फिर कोई दुख नहीं होता। आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल निष्ठा से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, और अपने कोशिश ये करिए कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जो आप कर सकते हैं आसानी से, वो करिए। ये नहीं है कि आप आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे उनके लिए, उनके फर्श में बिछाएंगे, नहीं करिए, बेशक मत करिए। किसी का कोई आपका पड़ोसी है, उसे कोई दुख तकलीफ है, उसे पूछ ही लीजिए। आप उसकी दुख तकलीफ दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसे ये तो कहिए कि भाई क्या बात है, मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिजिकली नहीं कर सकते, उससे फ़ोन से राब्ता करिए। और इस तरह की कितने ही बातें हैं, कितने ही लोग हैं हमारे, जो सिर्फ आज कहते हैं ना, स्पर्श, जैसे टच थेरेपी से भी हीलिंग होती है। आप किसी को प्यार से गले लगाते हैं, वो भी हीलिंग है। वो अपने आप को फील करता है कि ना, ये मेरा आदमी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, अपने से जुड़ी हुई, कितना प्यार करते हैं लोग। मैं एक बार आ रहा था, अपने बाहर गया था कहीं, तो बस स्टैंड पे रुका मैं, उस बस स्टैंड पे जम्मू, तो मेटाडोर के लिए रुका हुआ था कि मैं आए तो मैं घर जाऊँ। इतनी देर में क्या होता है, एक वहाँ बस रुकती है, वहाँ से कुछ लोग निकले, उतरे, चल दिए। एक बुजुर्ग आदमी, पगड़ी वगड़ी पहनी हुई थी, वो डोगरा स्टाइल की, बहुत बिल्कुल गाँव का आदमी, तो वो भी उतरा, वो भी गया, फिर वो वापस आया। उसकी मुझ पे नज़र पड़ी, फिर वापस आया, मेरे पास आके खड़ा हो गया। करदा जी, आपको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपको देखता हूँ कभी टीवी पे, कभी उस पे, तो बहुत इतना मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। और यकीन मानेंगे आप, उसने 100 रुपया निकाला और मेरी तरफ, तो मैंने उसको कहा, भाई मुझे शर्मिंदा मत करदा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं आपको ऐसे करके, हमारे तो आप मिले हैं, तो मुझे निराश मत करिएगा। मेरे लिए वो किसी नोबेल प्राइज से कम नहीं था। किस आदमी ने, कौन आदमी, मुझे याद नहीं है, वो मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे वो सारा याद है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। इस तरह के कितने, जब हम गांव में निकलते हैं, बाजार में निकलते हैं, तो कितने लोग मिलते हैं,
कितना प्यार, वो जो प्यार देते हैं उनका कोई बदल नहीं है, कुछ बदल नहीं है। वो प्यार बना रहे और अपने लोगों के लिए इन सब की जो ये काम जो करें, जो इनकी दृष्टि है अपने लोगों पे ठीक रहे। हम अपने लिए तो कमाएं, अपना नाम तो कमाएं, लेकिन अपने साथियों को भी देखें कि कहीं उनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा है। अपने समाज के लिए भी कुछ करें। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर इंसानियत की सेवा और कोई नहीं हो सकती। हम हैं किसके लिए, क्यों हैं, और मैं लिख रहा हूँ तो किस लिए लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ लिखना है और उनको जिनके बारे में लिख रहा हूँ, क्या मैं उन तक पहुँच रहा हूँ? जिनके बारे में जिस का दर्द मेरी कविता में है, उभर के आ रहा है, क्या उस आदमी तक मेरी पहुंच है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे ही ख्यालों में घूम रहा हूं, उनके साथ मेरा जुड़ाव नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूं अपने सब लोगों से, और ख़ास करके उनके ये सम्मान जो मुझे मिला है, मैंने कभी सोचा नहीं था। पहली बात जी, मिला है, उन्होंने दिया है, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। सचमुच में बहुत आभारी हूँ मैं। मोहन जी, आपने समय दिया, हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर आए, मेरे घर आए। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कोई आलीशान मकान नहीं है और मुझे वो आलीशान मकान बनाना भी नहीं जी। मेरी प्रायोरिटी भी कभी नहीं रही है कि मैं आलीशान मकान बनाऊं। मेरी प्रायोरिटीज यही रही हैं और ये मेरे पास है, और इसी कारण आप मेरे पास आए भी हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहन सिंह पद्मश्री, और आपने इनकी ज़िंदगी के बारे में सुना और जो इतिहास है इनका, जो संघर्ष इन्होंने किया है डोगरी ज़बान को बढ़ावा देने के लिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।